मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। चलिए जेपीएससी सेकेंड पेपर के कुछ टॉपिक्स को आज हम लोग देखते हैं और यह है जो है भूमि से संबंधित कानून। उसका एक पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं जो झारखंड के भूमि अधिग्रहण कानून है 2008 के। वहां से 2 प्रश्न इस बार रहेंगे, उसे मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। आज जो मैं पेशा कानून, विल्किंसन कानून और जो भारत की सरकार के द्वारा बनाया गया था भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और उसमें संशोधन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ से आपके कुल 4 प्रश्न बनेंगे जिसके लिए 8 मार्क्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, पेशा कानून देश में कब लागू हुआ। इसका जो ऑप्शन है 24 दिसंबर 1997, 24 दिसंबर 1996, 24 अप्रैल 1997 और एक ऑप्शन जो है आपका 24 अप्रैल 1996। इसका जो सही उत्तर है 24 दिसंबर 1996। दूसरा नंबर जो प्रश्न है, पेशा कानून किस समिति के सिफारिशों के बाद लागू हुआ था। ऑप्शन जो है खांडेलवाल समिति, लकड़ावाला समिति, मल्होत्रा समिति और डी नंबर है भूरिया समिति। इसका जो सही उत्तर होगा भूरिया समिति। पेशा कानून जैसा कि आपको पता है अनुसूची 5 वाले राज्यों में लागू है। तो यह कितने राज्यों में लागू है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 15, तीसरा 8, तीसरा 9, चौथा 9। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा, 10 राज्यों में लागू है। ठीक है। और इसका जो सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संबंधित राज्य को अगर देखा जाए कहाँ कहाँ लागू है तो झारखंड में भी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पर हम लोग आते हैं। पेशा का विस्तृत रूप क्या है, ये आ सकता है परीक्षा में। ठीक है। पंचायती राज्यों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पहला ऑप्शन है। दूसरा है पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। सी नंबर जो ऑप्शन है ए और बी दोनों। डी नंबर जो है न ही ए और न ही बी। सही उत्तर जो होगा सी होगा, क्योंकि देखिए जो पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार और पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया और कुछ नहीं है, केवल वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है बी नंबर, इसलिए और बी दोनों होगा। इसका अर्थ यही है कि जो पंचायती राज संस्था जो बना आपका जो पार्ट 9 के तहत, तो उसका जो अनुसूचित क्षेत्र था यानी कि जनजातीय बहुल क्षेत्र जिसको घोषित किया गया था 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों के जिन जिन क्षेत्रों को, वहाँ पर किस तरीके से लागू होगा, वही है पेशा 1996। चलिए अगले प्रश्न पर। 5वां नंबर जो प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ए नंबर है जनजातीय वर्ग को, बी नंबर है अनुसूचित जनजाति के लोगों को, सी नंबर है SC या ST दोनों को, डी नंबर है 18 वर्ष से ऊपर वाले किसी भी व्यक्ति को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ST, यानी कि केवल जनजातीय वर्ग के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का अधिकार है। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, पेशा के अंतर्गत आने वाले PRI यानी कि पंचायती राज संस्थाएं प्रास या PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को निम्न में से कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ए नंबर है विकासात्मक, बी नंबर है प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और प्रबंधन, सी नंबर है पारंपरिक कानूनों और रीति रिवाजों के अनुसार विवादों का समाधान और डी नंबर में है उपरोक्त में से सभी। और इसका जो सही उत्तर होगा डी सभी। विकासात्मक भी है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी है, पारंपरिक कानूनों और रीति रिवाजों के अनुसार विवादों का समाधान भी है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, पेशा के तहत लघु वनोपज में कौन शामिल नहीं है। पहला बांस, दूसरा जड़ी बूटी, तीसरा कंद और डी नंबर में जो है पशुओं के खाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, पशुओं के खाल। क्लियर, बाकी तो शामिल है। 7 नंबर का सही उत्तर डी होगा, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, लगता है छूट गया है। 8 नंबर, एक वर्ष में ग्राम सभा की अधिकतम कितनी बैठकें हो सकती हैं, अधिकतम। ठीक है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 1 और डी नंबर जो ऑप्शन है वो है 3। तो सही जो उत्तर होगा बी होगा, 4। अधिकतम 4 और न्यूनतम जो है 2 बैठक तो होना ही है। 9 नंबर आ जाइए, जब किसी परियोजना में 2 या अधिक ग्रामों की जमीन जाने की संभावना है तो
इसका निर्णय ग्राम सभा द्वारा किस टाइप से लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है संयुक्त बैठक, दूसरा जो है जहाँ ज़्यादा ज़मीन हो वहाँ की ग्राम सभा निर्णय लेंगे, सी सरकार द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा ए, जहाँ जिस जिस गांव की ज़मीन जा रही है उस सारे मिल करके वो ग्राम सभा वाले मिलकर बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भूमि अधिग्रहण हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी पेशा ग्राम सभा यानी कि पेशा के कानून के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं 5वीं अनुसूची के राज्य वाले क्षेत्र, वहाँ के जो ग्राम सभा में परियोजना अधिकारी रिपोर्ट क्या देगा। परियोजना अधिकारी कौन होगा? परियोजना अधिकारी वही होगा जो कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसने जमीन का अधिग्रहण किया है किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके रिपोर्ट में क्या क्या रहना चाहिए उसके बारे में ऑप्शन दिया गया है। ये नंबर में है परियोजना का प्रभाव क्या पड़ेगा, भावी प्रभाव भविष्य में। बी नंबर प्रस्तावित भूमि जिसका अधिग्रहण होना है उसके बारे में जानकारी देगा। सी नंबर गांव में नए लोगों के बसने की संभावना और गांव के लोगों को मुआवजा राशि और रोजगार के अवसर के संदर्भ में कि इस परियोजना से क्या लाभ है गांव के लोगों को, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का जो है जिक्र करेगा अपना रिपोर्ट में, इसलिए उत्तर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। भूमि के बारे में बताएगा, यहाँ के लोगों को क्या लाभ है उसके बारे में बताएगा, इसका प्रभाव क्या नेगेटिव पॉजिटिव उसके बारे में बताएगा। आइए, पेशा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले गांव में ग्राम सभा के हितों नहीं होगा, यहाँ ग्राम सभा के द्वारा जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए ग्राम सभा को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। ध्यान से सुनिए फिर से एक बार, ग्राम सभा को जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। 11 नंबर को थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो इसका जो ए नंबर है उसके हित के लिए जनजातियों की भूमि का गैर जनजातियों में हस्तांतरण को रोकने का प्रयास करेगा ग्राम सभा। बी नंबर जो ऑप्शन है ऋण लेन देन पर नियंत्रण करेगा। सी नंबर जो ऑप्शन है लघु वनोपजों पर स्वामित्व के संबंध में निर्णय लेगा। और डी नंबर जो ऑप्शन है गौण खनिजों पर नियंत्रण करेगा। जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। क्लियर, जमीन से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड, लघु वनोपज से रिलेटेड और गौण खनिजों से रिलेटेड। आइए 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 जो केंद्रीय वाला है कि किन किन धाराओं के पेशा वाले क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण करने से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। यानी कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है उसके किस धारा में ये बताया है कि ग्राम सभा की अनुमति जो आवश्यक होगी अगर कोई भी कंपनी या सरकार जो है पेशा वाले क्षेत्रों के गांव में जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। ऑप्शन जो आपका है आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, ए और बी दोनों, डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो होगा आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 दोनों, यानी कि सी नंबर। चलिए अंतिम प्रश्न पर हम लोग आते हैं। पेशा पंचायत में वार्ड सदस्यों का कितना प्रतिशत एसटी के लिए आरक्षित होगा। पहला ऑप्शन है 50%, बी नंबर है 50% से कम और सी नंबर है 50% से अधिक और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर जो होगा सी होगा, 50% से अधिक। प्रधान वाला तो आरक्षित है ही और ए वाला भी जो है 50% से अधिक आरक्षित होगा। ऐसे भी जनजातीय बहुल क्षेत्र होते हैं। चलिए विल्किंसन रूल के कुछ प्रश्नों को देख लीजिए इंपॉर्टेंट, और कुछ फैक्ट्स को भी देखेंगे हम लोग। पहला जो है 300 रुपया कम के दीवानी केस इस रूल के अनुसार किसके पास जाएंगे। क्लियर, पहला ऑप्शन है आपका ग्राम मुखिया, बी है मुंसिफ, सी है मुंसिफ अधिकार प्राप्त व्यक्ति यानी कि जो मुंसिफ तो नहीं है लेकिन उसको अधिकार दिया गया, डी है उपरोक्त में से कोई भी। तो जो सही उत्तर होगा तीनों होगा, या तो ग्राम मुखिया हो या मुंसिफ हो या मुंसिफ अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 300 रुपये से कम वाले सेम है क्वेश्चन, केवल थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। दीवानी केस में यूरोपियन अमेरिकन या कचहरी के कर्मचारियों के विरुद्ध कहाँ अपील होगी। ठीक है, वो तो आम जनता के लिए हो गया। क्लियर, और ये है यूरोपियन अमेरिकन और कचहरी के कर्मचारियों के विरुद्ध। ए नंबर है गवर्नर जनरल के पास, बी नंबर है गवर्नर जनरल के एजेंट के सहायक के पास, सी नंबर है ग्राम मुखिया या मुंसिफ के पास अगर गवर्नर जनरल का एजेंट इसकी अनुमति दे दें। क्लियर,
तो इसका जो डी नंबर है बी और सी दोनों, तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, यानी कि गवर्नर जनरल के एजेंट के सहायक, एजेंट नहीं एजेंट के सहायक के पास भी हो सकता है। और अगर एजेंट जो हैं अनुमति दे देते हैं, जो एजेंट हैं गवर्नर जनरल के, कौन थे एजेंट गवर्नर जनरल के? झारखंड में विल्किंसन थे, ठीक है। तो आपका जो है मुंसिफ है ग्राम मुखिया भी जो है मामले को ले सकता है। हालांकि ऐसा सामान्यतः नहीं होता था कि यूरोपियन अमेरिकन या कचहरी कर्मचारियों के विरुद्ध हो सकता था, लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन के विरुद्ध शायद ही जो है मंजूरी मिलती होगी, ठीक है। ये विशेषाधिकार की तरह था और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति के दीवानी मुकदमों की सुनवाई उस क्षेत्र की अदालत में नहीं होंगे यदि मुकदमा कितने वर्ष पूर्व का है? नियम लागू होने से पहले कितने वर्ष पूर्व का है? जब नियम लागू हुआ 1833 जो था, तो ए जो होगा आपका 12 वर्ष, बी जो होगा 6 वर्ष, सी जो होगा 5 वर्ष और डी जो है 10 वर्ष। सही उत्तर है 6 वर्ष। अगर 6 वर्ष पहले का मुकदमा है जिस दिन नियम लागू हुआ था, तो उसके बाद जो है आपका किसी और जगह के अदालत में जो है मामला जाएगा, उस जगह नहीं रहेगा। 4 नंबर आइए, अदालत की कार्रवाई किस भाषा में लिखी जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार क्षेत्र में हिंदी, बी नंबर झारखंड बिहार में ही आ जाएगा, बी बंगाल क्षेत्र में बांग्ला, सी ए और बी दोनों, डी अंग्रेजी में। तो सही उत्तर जो होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर पर। जब एक ही क्षेत्र के 2 गांव की सीमा रेखा का विवाद हो तो विवाद कैसे हल होगा? पेशा वाले क्षेत्र में, विल्किंसन कानून के अनुसार। ए नंबर जो है न्यायालय में होगा, बी नंबर किसी एक गांव के ग्राम सभा के द्वारा, कोई भी एक गांव का, सी नंबर दोनों गांव के ग्राम सभा के संयुक्त बैठक के द्वारा, डी नंबर जो है दोनों गांव के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा मिलकर विवाद स्थल में जाकर मामले को हल करना है। और जो एकदम सही उत्तर है सी नहीं है बल्कि डी है, ठीक है। एकदम जहाँ पर विवाद है वहाँ पे दोनों गांव के जाने माने व्यक्ति आएंगे, विवाद को सॉल्व करेंगे। 6 नंबर आ जाइए। 1836 में सिंहभूम क्षेत्र में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन बने? ठीक, पहला जो ऑप्शन है कैमक, बी नंबर है सिस्मोर, सी नंबर है सर थॉमस विल्किंसन और डी नंबर है वर्च। तो जो सही उत्तर होगा बहुत प्रसिद्ध है, ये तो सभी को पता होगा उत्तर, सर थॉमस विल्किंसन। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1837 में विल्किंसन के सिफारिश पर साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1837 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में भी बहुत सारा उत्तर होता है। नाम जैसे हुआ साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1837 हुआ। ऑप्शन जो है रांची, चाईबासा, गुमला और जमशेदपुर। तो जमशेदपुर तो उत्तर होगा ही नहीं, 1907 में बना है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है चाईबासा है, सी। 8 नंबर आइए, विल्किंसन रूल ने हो मुंडा मान की पीर व्यवस्था को मान्यता दी या नहीं? ठीक है, तो ए नंबर पूरी तरह से मान्यता दी, यानी कि मान्यता था। बी नंबर नहीं था मान्यता, सी नंबर सीमित रूप से मान्यता था, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर जो होगा ए होगा, मान्यता था। चलिए 9 नंबर में आते हैं। छोटे छोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस को डील करने के अलावा पुलिस अधिकार भी विल्किंसन रूल में किससे दिया गया? छोटे मोटे सिविल केस और क्रिमिनल केस को डील करने के लिए आपके जो ऑप्शन है, ए नंबर मानकी, बी नंबर पीर, सी नंबर द्यूरी, डी नंबर गुड़ाइत। और सही उत्तर जो होगा ए मानकी। चलिए 10 नंबर पर आते हैं। विल्किंसन रूल के अनुसार कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए स्टाम्प पेपर की ज़रूरत थी या नहीं? ए नंबर हाँ, बी नंबर नहीं, सी नंबर कुछ अपवादों को छोड़कर नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर होगा सी, कुछ अपवादों में आपका ज़रूरत था स्टाम्प का, लेकिन मैक्सिमम मामलों में स्टाम्प का ज़रूरत नहीं था। चलिए 11 नंबर, सिविल जेल में अगर किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाता है तो कितने रुपए प्रतिदिन का भत्ता देने का प्रावधान विल्किंसन रूल में था? ए नंबर 1 आना, बी नंबर 2 आना, सी नंबर 3 आना, डी नंबर आधा आना। तो जो सही उत्तर होगा बी, 2 आना। चलिए आते हैं 12 नंबर विल्किंसन रूल वाले प्रश्न पर। गवर्नर जनरल के एजेंट किसी भी विषय को अपने विवेक से किसे भेज सकते थे या फॉरवर्ड कर सकते थे कि इस मामले पर वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा? इस ढंग से सोच लीजिए। ए नंबर मानकी को, बी नंबर मुंडा को, सी नंबर पंचायत को और डी नंबर न्यायालय को। तो उत्तर जो होगा
पंचायत को, क्लियर, उस क्षेत्र का जो भी पंचायत था उसको कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दे सकते थे गवर्नर जनरल। इस प्रश्न का यही अर्थ है। 13, किसी भी केस को विल्किंसन रूल, WR में विल्किंसन रूल, ठीक है, विल्किंसन रूल के अनुसार कोर्ट में कौन प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। ए नंबर स्वयं, बी नंबर वकील के द्वारा, सी नंबर मुख्तियार के द्वारा, डी नंबर ए और सी दोनों। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ विल्किंसन रूल में वकील के द्वारा नहीं होगा, या तो स्वयं प्रस्तुत कर सकता है या मुख्तियार के द्वारा किया जा सकता है। आते हैं 14 नंबर पर, ठीक है। 13 नंबर का उत्तर ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि ए या सी किसी के द्वारा भी। 14 नंबर जो है, ज़मीन के किसी भी खरीद बिक्री या बंधक में किसकी अनुमति के बिना प्रभावित नहीं हो सकता था विल्किंसन रूल के अनुसार, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल पहला ऑप्शन है, फिर दूसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल के एजेंट। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल के एजेंट जो थे रांची में विल्किंसन ही थे, ठीक है। सी नंबर न्यायालय, डी नंबर कलेक्टर, इसलिए उत्तर जो होगा बी होगा, यानी कि गवर्नर जनरल के एजेंट। चलिए 15वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। विल्किंसन रूल के उद्देश्य क्या थे? ए नंबर जनजातियों की हो मुंडा मान की व्यवस्था को संरक्षित रखना, बी नंबर कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति के लोगों की प्रमुखता बनाए रखना, यानी कि उनका संरक्षण करना, ठीक है, उनकी शासन व्यवस्था को भी संरक्षित करना और हो जनजाति को भी संरक्षित करना। सी नंबर जो है ए और बी दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं, और उत्तर जो होगा आपका ए और बी दोनों। चलिए 16 नंबर, क्या कोल्हान के सिविल मैटर में वर्तमान के हाई कोर्ट या जुडिशियल कमिश्नर किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकते हैं? तो उसका उत्तर जो होगा बी, नहीं। लेकिन जो भी विल्किंसन रूल के दायरे में रहकर जो है आपका कोई भी जा सकता है मामला आपका हाई कोर्ट तक, दिक्कत उसमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। भारत के चार्टर एक्ट 1833 के तहत किस रेगुलेशन में विल्किंसन रूल को सूचीबद्ध किया गया था? पहला जो ऑप्शन है रेगुलेशन 13, बी नंबर है रेगुलेशन 11, सी नंबर रेगुलेशन 9 और डी नंबर जो है रेगुलेशन 15। जिसका सही उत्तर होगा पूरी तरह से रेगुलेशन 13। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है प्रश्न। 18 नंबर, क्या विल्किंसन रूल के कारण, WR में विल्किंसन रूल के कारण कोल्हान क्षेत्र में सिविल प्रोसीजर कोड लागू होता था, ठीक है। ए नंबर एस, बी नंबर नो, सही उत्तर जो होगा नो, ठीक है। इसके लिए जो सिविल कानून अलग से बना दिया गया था विल्किंसन के द्वारा, जो मुंडामान की व्यवस्था के अंतर्गत ही लागू होता था। पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। 19 नंबर, विल्किंसन रूल विशेष रूप से किस जनजाति के लिए था? ए हो, बी मुंडा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जो होगा हो जनजाति के लिए स्पेशली था। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट, CNT और SPT के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो यही है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013। झारखंड का पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिग्रहण अधिनियम 2008 में बना था और ये सेंट्रल वाला है, पूरे देश में लागू होता है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम, पू का अर्थ ही हो गया अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना। इसका जो दूसरा नाम क्या है सबसे पहले जान लीजिएगा। तो इसका जो दूसरा नाम है द लैंड एक्विजिशन एक्ट, also known as the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दूसरा नाम। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के संबंध में गलत है, ठीक है। सही गलत अच्छी तरह से पढ़िएगा क्वेश्चन पेपर में। ये नंबर जो है, जब सरकार भूमि लेती है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अगर सरकार भूमि लेती है तो किसी तरह की अनुमति की ज़रूरत नहीं, यानी कि सरकार अगर ले रही तो किसी से भी प्रभावित परिवार से अनुमति नहीं लेना है। ये है ए नंबर में। बी नंबर में है, जब कोई निजी कंपनी के द्वारा किसी परियोजना के लिए ज़मीन लिया जाए तो प्रभावित परिवारों के कम से कम 80% की सहमति जो है ज़रूरी है। सी नंबर, जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड में के तहत ज़मीन लिया जाता है तो कम से कम 50% प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक है। डी उपरोक्त में सभी सही है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा सी। ये जेपीएससी छठी जेपीएससी में आ भी चुका है। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जमीन लिया जाता है तो 70% प्रभावित परिवारों का सहमति जरूरी है, इसलिए उत्तर जो होगा सी होगा। फिर इस बार जो है आपका टारगेट में रहेगा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ठीक है। CNT SPT के बाद इसको एकदम ज़बरदस्त ढंग से तैयारी कीजिए, जितना आज मैं नोट्स दे रहा हूँ और क्लास ले रहा हूँ। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत किस धारा में प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति देने की बात की गई है? पहला जो ऑप्शन है धारा 26, बी नंबर है धारा 35, सी नंबर है धारा 15 और डी नंबर जो है धारा 20। जो सही उत्तर होगा धारा 26। आइए 3 नंबर देखते हैं, क्षतिपूर्ति किस आधार पर प्रदान की जाएगी? ए नंबर है तत्कालीन बाजार मूल्य पर, यानी कि उस समय जो भी बाजार मूल्य है ज़मीन का। बी नंबर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर। सी नंबर न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य पर। डी नंबर प्रभावित परिवार द्वारा निर्धारित मूल्य पर। डी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा बाजार मूल्य पर, सही उत्तर ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन जो बड़े बड़े बनाए हैं उससे आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ शामिल हो गया है एक साथ। क्वेश्चन का स्वरूप केवल मैंने दे दिया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में जो संशोधन किया गया था, 2015 में जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन में क्या शामिल थे? पहला जो है सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को अब सुरक्षा ग्रामीण अधोसंरचना सुरक्षा और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं से हटा दिया गया। पहले था, ठीक है, 2013 में था और 15 में क्या किया? सुरक्षा ग्रामीण अधोसंरचना और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना से हटा दिया। बी नंबर, अब सरकारी परियोजनाओं के लिए प्रभावित परिवारों की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहले सरकारी परियोजनाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बी नंबर में जो आपका देख रहे हैं, अब सरकारी परियोजनाओं के लिए कोई अनुमति का जरूरत नहीं है और PPP मोड में रहेगा तो 70% और केवल प्राइवेट का रहेगा तो 80%, ठीक है। इसको एकदम अच्छा से याद रखिएगा। जितना भी आज मैंने डाल दिया है इससे 1 से 2 प्रश्न आ सकता है, ठीक है। सी नंबर, पहले बहुफसली भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था, यानी कि 2013 वाले में। अब केवल सुरक्षा और सामाजिक उद्देश्य के लिए बहुफसली सिंचित भूमि, यहाँ सिंचित भी अब मैं बता दे रहा हूँ, उनका भी जो है अधिग्रहण संभव है। सी नंबर है। और डी जो है उपरोक्त में से सभी, और सारा चीज़ जो है सही है। 2015 में यही संशोधन किए गए हैं जिस पर विवाद भी हुआ था, ठीक है। चलिए अगले पेज, चलिए आते हैं क्वेश्चन फैक्ट्स, ये है स्पेशली क्वेश्चन नहीं है। 5 नंबर पर लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 है उससे रिलेटेड फैक्ट्स। पहला जो है 7 सितंबर, जो डेट मैंने लिख दिया एकदम कंठस्थ कर जाइएगा। 7 सितंबर 2011 लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 29 अगस्त 2013 लोकसभा में पास हुआ, ठीक है। 2 साल बाद लगभग पास हुआ है। देखिए 4 सितंबर 2013 बिल राज्यसभा में पास हुआ। 27 सितंबर 13 राष्ट्रपति ने बिल को अनुमति दी। 1 जनवरी 2014 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पूरे देश में लागू हो गया। 30 मई 2015 राष्ट्रपति ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में संशोधन को सहमति दी, ठीक है। तो 2 डेट तो एकदम याद कर लीजिएगा, 1 जनवरी 14 और 30 मई 15। जिनका बाकी सेक्शन सब पर कमांड हो चुका है तो सारा डेट ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि CNT SPT के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भूमि अधिग्रहण अधिनियम से पूर्व किस अधिनियम के द्वारा भूमि अधिग्रहण भारत में होता था? तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ये नंबर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1897 के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1937 के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1957 के द्वारा, ठीक है। तो 57 तो होगा नहीं, अंग्रेज काल में जो अधिग्रहण होता था वो होगा। तो उत्तर जो होगा बी होगा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ठीक है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में कितने अध्याय, धाराएं और अनुसूचियां हैं? अध्याय 13 है, धारा 114 है और अनुसूची 4 है। अध्याय 13, धारा 114, अनुसूची 4, इसको एकदम कंठस्थ कर जाइएगा। हर धारा में क्या है वो करने का नहीं जरूरत है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है होगा, अधिनियम गलती से लिखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में है? सुधार लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ सही है। ये नंबर जो है 31
बी नंबर 300A में, सी नंबर 301 और ई नंबर 35। तो जो सही उत्तर होगा बी होगा 300A। अगला जो है 9 नंबर एक फैक्ट्स के रूप में है, भारत में सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किस किस अधिनियमों के द्वारा की जा सकती है। केवल ये मत समझिएगा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के द्वारा ही होता है, जो नीचे है उसके द्वारा भी किया जा सकता है। भारतीय ट्रामवे अधिनियम 1886, दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, कोयला क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1957, पेट्रोलियम एवं पाइपलाइन अधिनियम 1962, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2010, मेट्रो रेलवे अधिनियम 1978, रेलवे अधिनियम 1989 और जो अंत में जो है, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, भूमि अधिकार पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, 1 जनवरी 2014 से यह लागू हुआ। ठीक है, 2015 के संशोधन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर।